क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि जो तहरीक एक बहुत बड़ी बगावत और एक इंतहाई गूंजती हुई नारे से शुरू हुई हो? हाँ बिल्कुल वही। कि वो सदियों बाद घूम फिर कर हुक्मरानों के महलात की सबसे जीनत कैसे बन सकती है। आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी हैरान कुन सफर और एक अजीम तारीखी उलझन को समझाने की कोशिश करेंगे। सही। हमारे पास जो नोट्स और हवाले हैं वो डॉक्टर अली शरियाती के मशहूर और इंतहाई तहकीकी मजमून सुर्ख और स्याह शियज़्म यानी रेड एंड ब्लैक शियज़्म पर मबनी है। इस मुताले का बुनियादी मकसद सिर्फ ये देखना है कि मुसन्निफ के मुताबिक किस तरह एक इनकलाबी और मजलूम की हिमायत करने वाला नजरिया वक्त के साथ तब्दील होता गया और आखिरकार वो ताकतवरों के हक में इस्तेमाल होने लगा। लेकिन इस तफसीली जायजे के आगाज में ही एक बुनियादी बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है। इस मजमून में इंतहाई हसास तारीखी, मजहबी और सियासी नजरियात शामिल हैं। डॉक्टर शरियाती की तहरीर में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, यहाँ तक के लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसी सियासी इस्तिलाहात के हवाले भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने तारीख को एक नए सियासी जाविये से देखा है। एग्जैक्टली। तो यहाँ इस गुफ्तगू का मकसद हरगिज किसी फरीक या नजरिए की हिमायत या मुखालिफत करना नहीं है और न ही इन तारीखी नजरियात पर कोई फैसला सुनाना है। हम सिर्फ और सिर्फ मुसन्निफ के पेश करदा अफकार को बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में खोल कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तारीख का ये मुख्तलिफ जाविये से किया गया तज्जिया समझ में आ सके। बहुत अहम वजाहत है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जब इन नोट्स को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे रोका वो मुसन्निफ का ये दावा था कि इस्लाम का आगाज़ ही पैगंबर इस्लाम की एक बहुत बड़ी नहीं से हुआ था। ये नहीं उस वक्त की कबायली अशरफिया यानी उनकी एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थी। बिल्कुल एक इनकार था उस निज़ाम से। लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे अजीब लगी वो ये है कि मुसन्निफ आम तारीख के बड़े बड़े ख़ानदान जैसे उमैयद, अब्बासिद या मंगोल, इन सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और इन्हें इनकलाब का हिस्सा मानने से इनकार कर देते हैं। इन सबको वो ऐसी तारीख मानते हैं जिसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसकी क्या वजह बताई गई है? इसकी वजह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। डॉक्टर शरियाती के मुताबिक इस इनकार या बगावत की बुनियाद हजरत अली की उस नहीं पर रखी गई थी जो उन्होंने कैलिफेट के इंतखाब के वक्त काउंसिल में अब्दुल रहमान को दी थी। अच्छा। अब आम तारीख इसे सिर्फ एक सियासी इख्तिलाफ कहती है, लेकिन मुसन्निफ इसे एक मुकम्मल नजरियाती बगावत मानते हैं। उनके नज़दीक अब्दुल रहमान उस वक्त की उभरती हुई आला अशरफिया और समझौते की अलामत थे, यानी कॉम्प्रोमाइज की। हाँ, कॉम्प्रोमाइज की। तो हजरत अली का इनकार दरअसल उस निज़ाम को तस्लीम करने से इनकार था जो अपने बुनियादी इनकलाबी रास्ते से हट रहा था। यही वजह है कि मुसन्निफ बाद में आने वाले अजीम व शान खानदान और उनके महलात को तारीख का गलत रास्ता करार देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो ताकत और कब्जे की तारीख है, इंसाफ की नहीं। मतलब मुसन्निफ के कहने का मकसद ये है कि असली इनकलाब महलात में नहीं बल्कि उस कच्चे घर में था जिसे तारीख ने पीछे छोड़ दिया। क्योंकि नोट्स में एक जगह बहुत वाज़े लिखा है कि इनकलाबी पैरोकार अजीम शाही मस्जिदों से मुंह मोड़कर हजरत फातिमा के सादगी से भरे कच्चे घर का रुख करते हैं। सही। और यहीं से इन किरदारों की अहमियत शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, डॉक्टर शरियाती ने इन तारीखी शख्सियात को दुनिया के सामने किस तरह पेश किया है? क्योंकि वो इन्हें सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सिंबल्स या अलामतों के तौर पर देखते हैं। ये उनकी तहरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है मेरी नज़र में। वो इन शख्सियात को माजी के किस्सों के तौर पर नहीं बल्कि जिंदा इनकलाबी नारों के तौर पर पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर जब वो हजरत फातिमा का जिक्र करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक अजीम हस्ती नहीं कहते बल्कि उन्हें मजलूमों के हुकूक और इंसाफ मांगने की पहली जिंदा अलामत बनाते हैं। तसव्वुर करें, एक नया निज़ाम बन रहा है, दौलत इकट्ठी हो रही है और ऐसे में एक औरत अपने आम से कपड़ों में आकर उस वक्त की ताकतवर तरीन अथॉरिटी के सामने अपने हक और इंसाफ की बात करती है। वाह। मुसन्निफ के मुताबिक ये एक्शन उन्हें हमेशा के लिए अवाम और गरीबों की आवाज बना देता है। लफ्ज इस्तेमाल किया है, इमामत इस्लाम वर्सेस इस्लामिक रूल। मैं इसे थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहता हूँ। क्या ये वैसा ही है जैसे एक जमीनी तहरीक का सामना एक कॉर्पोरेटाइज्ड स्टेट से हो? ये बहुत बेहतरीन मिसाल है, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर शरियाती के मुताबिक हजरत हसन ने जो अमन का मुआहदा किया वो सरेंडर नहीं था
बल्कि वो एक कैलकुलेटेड मूव था। वो दिखाना चाहते थे कि जो सामने वाली ताकत है वो इमामत इस्लाम यानी रूहानी और इंसाफ पर मबनी क़ियादत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक इस्लामिक रूल है। एग्जैक्टली यानी एक ऐसी सियासी दुकान जिसने मजहब का लेबल लगाया हुआ है। ये इस बात की आखिरी मुज़ाहमत थी ताकि आम लोगों को इन दोनों निज़ामों का फ़र्क समझ आ जाए। और इस फर्क के वाजे होने के बाद ही शायद वो वक्त आया जिसे मुसन्निफ खूनी इनकलाब कहते हैं। जब झूठे निज़ाम ने आवाज़ को बिल्कुल दबाने की कोशिश की तो हज़रत हुसैन का किरदार सामने आता है। उन्हें शहादत और इनकलाब का हमेशा जिंदा रहने वाला पैगंबर कहा गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे हज़रत ज़ैनब के किरदार ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। मुसन्निफ उन्हें शहादत के बाद अहले सितम की कैद में गवाह और इनकलाब की मैसेंजर कहते हैं। इसकी एक ख़ास वजह है क्योंकि उस वक्त हुक्मरान एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते थे। वो अवाम से कहते थे कि उनका इक्तदार और उनका जुल्म दरअसल खुदा की मर्जी या क़ज़ा क़दर है। अच्छा, यानी डिवाइन अथॉरिटी का लुबादा ओढ़ लिया था। हाँ, अब आम आदमी इस अथॉरिटी के सामने कैसे खड़ा हो, यहाँ इन किरदारों की अहमियत सामने आती है। हजरत ज़ैनब ने कैद में होते हुए भी उस खामोशी को तोड़ा और भरे दरबार में उस झूठे निज़ाम को बेनकाब किया। ये किरदार और उनकी कहानियाँ सदियों तक आवाम के लिए वो जिंदा नारे बन गए जो उन्हें बताते थे कि जुल्म खुदा की मर्जी नहीं बल्कि इंसान का लालच है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इस पर सोचिए, अगर हुक्मरान इतने ही ताकतवर थे और हर आवाज को दबा रहे थे तो आवाम ने इस कहानी को जिंदा कैसे रखा? यहाँ मुसन्निफ आशूरा और मातम का हवाला देते हैं। आमतौर पर मातम को सिर्फ एक गम और अफसोस का इजहार समझा जाता है ना, इसे एक सियासी हथियार कैसे बनाया जा सकता था? ये एक इंतहाई डीप ऑब्जर्वेशन है। मुसन्निफ के नज़दीक आशूरा का मातम शुरुआती सदियों में सिर्फ रोना धोना नहीं था, बल्कि ये एक प्रोटेस्ट मार्च था। जब हुक्मरान खुद को पैगंबर का जानशीन और खलीफा कहते थे तो अवाम का आशूरा की याद मनाना दरअसल उस जालिम तोले को सरे आम जलील करने का तरीका था। मतलब उन्हें आईना दिखाने वाली बात थी। जी, ये मुसलसल याद दहानी थी कि तुम खलीफा नहीं हो, तुम तो दरअसल उन्हीं कातिलों के वारिस हो जिन्होंने हक का खून किया था। ये मातम इस बात का तायुन करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए जुल्म की बैत नहीं करनी। इस एक रस्म ने इनकलाबी रूह को हमेशा बेदार रखा। ये वाकई हैरान कौन है। मतलब मॉर्निंग प्रोसेशन असल में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, लेकिन हुकूमत तो सख्त थी उस वक्त। कत्ले आम हो रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था। नोट्स में एक लफ्ज़ है तखिया, जिसे कंसीलमेंट या छुपाना कहा गया है। पढ़ने में ऐसा लगता है कि जैसे ये डर के मारे छुप जाना है। क्या वाकई ऐसा था? अगर मैं इसे आज के दौर में देखूं तो क्या ये किसी टोटलिटेरियन रेजीम के अंदर चलने वाले अंडरग्राउंड स्लीपर सेल्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता? ये स्लीपर सेल वाली मिसाल बिल्कुल सटीक है। डॉक्टर शरियाती इसी गलत फहमी को दूर करते हैं। वो कहते हैं कि तखिया डर या खौफ नहीं था, बल्कि एक इंतहाई होशियार, ज़हीन और ऑर्गेनाइज्ड कैमोफ्लाज था। ऑर्गेनाइज्ड कैमोफ्लाज? जी, जब हुक्मरान कत्ले आम कर रहे हों, आवाज़ों को काल कोठियों में डाल रहे हों, तो खुलेआम बगावत करना बेवकूफ़ी है। तकिया का मकसद ये था कि अपने लीडरों और इनकलाबी कारकुनों को बचाकर रखा जा सके, एक खुफिया निज़ाम चलाया जाए ताकि ठीक वक्त आने पर जालिम निज़ाम पर ज़रब लगाई जा सके। ये उनकी बका और अंडरग्राउंड तहरीक की सबसे बड़ी हिकमत अमली थी। और इन्हें इस खुफिया तहरीक की ज़रूरत क्यों थी? इसका अंदाज़ा 8वीं सदी हिजरी यानी मंगोल दौर के हालात पढ़कर होता है। हालात इस कदर खौफनाक थे कि मंगोल हुक्मरान अवाम की खालें उधेड़ रहे थे, आंखों में सलाखें डाल रहे थे। मुसन्निफ ने पिछली सदियों का जिक्र करते हुए सुल्तान महमूद गजनवी का एक कौल भी हवाले के तौर पर पेश किया है, जहां उसने ऐलान किया था कि मैं पूरी दुनिया में शिया को ढूंढता फिरता हूं। खौफनाक। ऐसे तारीख दौर में जब अवाम गाजर मूली की तरह कट रही थी, मुसन्निफ ने 3 तबकों की कड़ी तनकीद की है। उन्होंने किरदार बनाया है सलमान, जो इन तबकों को एक्सपोज करता है। सलमान का सफ़र इस मकाले का एक बहुत ही मरकजी और फिलोसॉफिकल हिस्सा है।
सलमान एक सच्चाई का तलाश करने वाला इनकलाबी जहन है। जब वो इस जुल्म के दौर में बाहर निकलता है तो सबसे पहले एक इंतहाई नेक शख्स बालू के पास जाता है। सही। लेकिन वो क्या देखता है कि बालू की परहेजगारी जुल्म के सामने बिल्कुल गूंगी है। बाहर मंगोल लोगों को मार रहे हैं और बालू चुपचाप अपनी इबादत में मगन जन्नत कमाने में लगा है। सलमान इस बेहिस्सी से भागकर सेमनान में एक मशहूर सूफी बुजुर्ग के पास जाता है। वहां भी उसे यही मिलता है। सूफी का दिल नरम तो है, लेकिन वो समाजी मसाइल से आंखें चुराकर खानकाह में ध्यान लगाए बैठा है। उन्हें बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, वो एस्केपिज्म यानी फरारी रवैया अपना चुके हैं। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन सलमान जब तीसरे तबके के पास जाता है, वहां जो होता है, मतलब मुझे पढ़कर वाकई समझ नहीं आया कि मैं हंसूं या रो। सलमान वक्त के सबसे बड़े फिक्री उलमा शेखुल इस्लाम के पास बहराबाद जाता है। बाहर किसानों के खून की नदियां बह रही हैं, मंगोल पूरी कौम को मिटा रहे हैं, उनकी नस्लें खत्म हो रही हैं, और अंदर मस्जिद में ये उलमा बैठकर किस चीज पर बहस कर रहे हैं? गुस्ल खाने के आदाब। जी हाँ, गुस्ल खाने के आदाब, मतलब बाथरूम जाने के 1000 मसाइल पर फतवे जारी हो रहे हैं। ये कितना अजीब और तल्ख मजाक है। यही वो तल्ख हकीकत और बेहिस्सी है जो मुसन्निफ दिखाना चाहते हैं। जब अवाम की गर्दनें कट रही हों और मजहबी पेशवा बाथरूम के आदाब पर मुनाजरे कर रहे हों, तो इसका मतलब है कि उन्होंने मंगोल हुक्मरानों के हर जुल्म को दबे लफ्जों में कबूल कर लिया है। उन्होंने मजहब को महज चंद रसूमों तक महदूद कर दिया और इस खामोशी ने मंगोल ताकत को और सहारा दिया। तो जब ऐसे मायूस कुन हालात हों, जहां नेक लोग खामोश हों, सूफी पहाड़ों में छुपे हों और उलमा इन छोटे मसाइल में उलझे हों, तो अवाम क्या करे? यहाँ से इस तहकीक की मेरी पसंदीदा कहानी शुरू होती है। इस घुटन में आखिरकार सरबेदरान तहरीक की चिंगारी फूटती है। मुसन्निफ बताते हैं कि सब्जेवार की मस्जिद में एक सादा सा दरवेश शेख खलीफा आता है। वो लोगों को बिल्कुल वही सुर्ख शीइज्म याद दिलाता है जो दबा दिया गया था। और इसका नतीजा क्या निकलता है? दरबारी उलमा को फौरन उससे खतरा महसूस होता है। उन्हें मंगोल से डर नहीं लगता, लेकिन अवाम को बेदार करने वाले इस दरवेश से डर लगता है। वो फतवे लगाते हैं कि ये मस्जिद को दुनियादारी से पलीद कर रहा है, और आखिरकार शेख खलीफे को मस्जिद के अंदर ही कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन ये कत्ल तहरीक को नहीं रोक पाता। उनके शागिर्द शेख हसन जूरी बगावत की बागडोर संभालते हैं, और इस बार वो पीछे हटकर बिल्कुल खुफिया तौर पर किसानों और अवाम को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। बारूद खट्टा हो रहा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी एक छोटे से गांव बाश्तीन से मिलती है। ये हमारे सफर का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है। कहाँ एक तरफ मुगल एम्पायर और कहाँ एक छोटा सा गांव। होता कुछ यूं है कि मंगोल हुक्मरान का भतीजा अपने साथियों के साथ इस गांव में आता है। वो एक इज्जतदार शख्स अब्दुल रज्जाक के घर घुसकर खाना मांगते हैं। गांव वाले डर और मजबूरी में दे देते हैं। फिर वो शराब मांगते हैं। किसान खून के घूंट पीकर ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन फिर आखिरी हद पार होती है। जी, नशे में धुत होकर वो गांव वालों से उनकी औरतें तलब करते हैं। इस वक्त उन गरीब किसानों का सब्र कंप्लीटली जवाब दे जाता है। बिल्कुल, और उस लम्हे उन गांव वालों ने जो फैसला किया, उसने सदियों की तारीख बदल कर रख दी। उनका निशानी इनकलाब और नारा पैदा होता है, दुश्मन के लिए हमारी औरतें, हमारी तलवारें होंगी। उन्होंने बेइज्जती से बेहतर मौत को चुना। उन्होंने उस पूरे मंगोल टोले को वहीं कत्ल कर दिया। हाँ, अब उन्हें पता था कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। इस मौत के इंतखाब ने उन्हें ऐसी ताकत दी कि उन किसानों ने, जिनके पास ठीक से हथियार भी नहीं थे, पहले मंगोल फौज को शिकस्त दी और फिर उन जागीरदारों और दरबारी उलेमा का सफाया किया जो उनका खून चूस रहे थे। ये आग पूरे खुरासान और शुमाली ईरान में फैल गई। मुसन्निफ इसे सुर्ख शीइज्म यानी रेड शीइज्म की अजीम तरीन मिसाल कहते हैं, जहाँ इंसाफ और शहादत के नज़ारिये के तहत ताकतवरों को घुटनों पर ला दिया गया। ये एक आम आवाम की तहरीक थी। लेकिन यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हम अपने मुताले के आखिरी हिस्से में हैं। इस अजीम लहर और सदियों की जद्दोजहद के ठीक एक सदी बाद सफ़वे दौर आता है, और तब सुर्ख शीइज्म अचानक सियाह शीइज्म बदलना शुरू हो जाता है।
ایسا کیا ہوا صفوید دور میں؟ صفوید دور میں جب انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا تو انہیں اپنا امپائر مضبوط کرنے اور پڑوسی امپائر کے خلاف ایک نیشنل آئیڈینٹی بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے اس انقلابی انڈر گراؤنڈ مذہب کو پکڑا اور اسے اسٹیٹ ریلیجن یعنی سرکاری مذہب بنا دیا، اور یہی سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جس تحریک نے عوام کی کچی مسجدوں اور کسانوں کے جھونپڑوں سے جنم لیا تھا، وہ اب شاہی محل علی کاپو کی شاہی مسجد میں منتقل ہو گئی۔ اس شفٹ کا پریکٹیکلی مطلب کیا تھا؟ کیا انقلابیت نے دم توڑ دیا تھا؟ مکمل طور پر۔ جب ریولوشن خود حکومت بن جائے تو اس کی روح مر جاتی ہے۔ اس نئے صفوید نظام میں وہ انقلابیت جس کی بنیاد قربانی و شہادت پر تھی، اسے کھوکھلا کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کہ بغاوت اور شہادت کا مذہب تبدیل ہو کر صرف ماتم اور رسمی افسوس کا مذہب بن کر رہ گیا۔ صرف رسمیں رہ گئیں۔ ہاں، اگر عوام صرف رونے اور ماضی پر افسوس کرنے میں مصروف رہے گی تو وہ آج کے ظالم کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گی۔ جو آواز کبھی ظالم کے خلاف عوام کا ہتھیار تھی، وہ اب حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لی۔ ریڈ شیعزم کا مقصد بدل کر بلیک شیعزم کر دیا گیا۔ یہ واقعی کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے ایک بہت ہی اداس کر دینے والا انجام ہے۔ ایک ایسی آواز جسے دشمنوں کی تلواریں اور کال کوٹریاں نہیں دبا سکیں، اس آواز کو محل کی آسائشوں نے ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیا۔ شرائطی کا یہ تجزیہ واقعی تاریخ کو پڑھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ اور میری نظر میں اس تجزیے کا پیغام صرف ایک مخصوص تاریخی دور تک محدود نہیں ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ ہر اس عظیم اور انقلابی نظریے کی کہانی ہے جو اقتدار میں آتے ہی اپنی اصل روح کھو بیٹھتا ہے۔ جب کوئی تحریک زمینی سطح سے اٹھ کر ایلیٹ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جاتی ہے تو عوام کی وہ تکلیف جو اس تحریک کا انجن تھی، وہ محل کے روایات اور سیاسی مفادات تلے دب جاتی ہے۔ یہ ہیومن سائیکالوجی کا ایک ایسا سبق ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اور اسی اہم نتیجے کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے آخر میں آ گئے ہیں۔ یہ تاریخی سفر دماغ میں ایک بے چین کرنے والا سوال چھوڑتا ہے۔ اگر صدیوں کی قربانیوں سے سینچی گئی عظیم انقلابی تحریکیں جب انہیں طاقت ملتی ہے تو خود ہی بدل سکتی ہیں، تو آج ہمارے ارد گرد ایسی کون سی آوازیں یا تحریکیں ہیں جو شاید دبے پاؤں اپنے سرخ انقلاب سے کسی سیاہ روایت اور اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن رہی ہیں؟ کیا آج کے نعرے بھی طاقت کے محل تک پہنچ کر صرف زینت کا سامان بن رہے ہیں؟ اس سوال پر سوچنا واقعی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تحریر صرف ماضی کا پنہ نہیں بلکہ حقیقت کو پرکھنے کا ایک آئینہ ہے۔ یقیناً، اس امید کے ساتھ کہ آج کے اس تحقیقی مطالعے نے تاریخ کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ایک اور موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے۔